नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपको बांग्लादेश का कट्टर एपिसोड दिखाएंगे, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की नई शुरुआत हुई है। वजह एक छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या, जो शेख हसीना की सरकार गिराने का एक बड़ा सूत्रधार था। लेकिन इस हिंसा में एक सवाल भी है, क्या ये पाकिस्तान प्रायोजित है? इसकी सीक्रेट स्टोरी देखिएगा। आज इंटरनेशनल सत्ता से भी जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसमें एक चेतावनी है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दी है। पुतिन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने का सपना छोड़ दें, तभी शांति मुमकिन है। आज संसद से एक दिलचस्प तस्वीर भी आई है, जिसे डिकोड करेंगे। शीतकालीन सत्र आज खत्म हो चुका है, लेकिन इस सत्र के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की है। सदन में गर्मा गर्म बहस के बाद बाहर क्या संवाद हुआ, ये देखिएगा। इसके बाद नीतीश नकाब विवाद का एक नया चैप्टर, जिसमें अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने नकाब कांड पर वही पुराना अल्पसंख्यक विलाप किया है, लेकिन भारत में ये क्लेश कैसे बढ़ता जा रहा है, नीतीश को नई धमकियां कहां से मिली हैं, वो बताएंगे। आज हरियाणा विधानसभा के अंदर भी बड़ा दंगल हुआ है। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। इस पर स्पीकर ने 9 विधायकों को सदन से बाहर जाने को कहा। इसी को लेकर मार्शलों के साथ कांग्रेस विधायकों की हाथापाई भी हुई। आज एक कुंजी यूपी में कोडीन कांड पर हो रहे सियासी कलेश पर भी तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कप सिरप केस के आरोपियों के कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कटाक्ष किया, वो भी देखिएगा। और ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा के साथ सोनू सूद, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं। ये धमाकेदार वीडियो ट्रेलर बांग्लादेश का है, जहां पिछले कई घंटों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर पूरा बांग्लादेश उबल रहा है, जल रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता, बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति हो चुकी है, जो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, इस भीड़ से समझ सकते हैं, नारेबाजी से भी समझ सकते हैं। आज की तारीख में अगर बांग्लादेश पर कोई फिल्म बनेगी तो उसका नाम होगा द बर्निंग बांग्लादेश, क्योंकि वहां संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर में आग लगाई जा रही है, मीडिया हाउस के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, सांस्कृतिक भवन को जलाया जा रहा है। हमारे पास द बर्निंग बांग्लादेश के कई वीडियो सबूत हैं, जिसके हर फ्रेम में बांग्लादेश में बिगड़ते हालात की कहानी है। इतना ही नहीं, ये भी संदेश है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनता के लिए नया वर्ष कितना भयावह और विनाशकारी होने वाला है। पहले आप 7 वीडियो से समझिए बांग्लादेश में पिछले कुछ घंटों में हुआ क्या है। बांग्लादेश में सत्ता विरोधी कलेश का सेंटर राजधानी ढाका बनी हुई है। ढाका के धान मंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इससे भी बड़ी बात धार्मिक नारेबाजी की है। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश की वो कट्टर टोली है जिसे गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया गया है। ये लोग मजहब के नाम पर अलग अलग इलाकों में नफरत का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगली तस्वीर से आप बांग्लादेश में हो रही हिंसा की असली कहानी को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से समझ पाएंगे। जहां ये आगजनी हो रही है, ये बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता का आवास है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर कुछ इस तरह हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है। वहां कट्टरपंथियों ने एक मुहिम चलाई है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उसी का हिस्सा है। सवाल है कि ये लोग किसके इशारे पर संगठित और सुनियोजित तरीके से अटैक करते हैं, आग लगाते हैं, लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ादी के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। मौलिक अधिकार, व्यापार और विकास के सपने दिखाए गए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप देखिए। सरकार का सच बताने वाले अखबार के दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस जला दिए गए हैं। हमले के बाद करीब 25 पत्रकार 3 घंटे तक न्यूज रूम में फंसे रहे। सोचिए बांग्लादेश में कैसे लोकतंत्र को लॉक लगा दिया गया है। मीडिया हाउस के दफ्तर पर हमले का अगला वीडियो भी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को बयां कर रहा है। वहां न्यूज चैनल्स के ऑफिस पर भी अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी तंत्र है।
क्योंकि जो हमले हो रहे हैं उसमें टारगेट पर हिंदू भी हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश में कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक को पहले पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए युवक के शव को पेड़ से लटका कर आग लगा दी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में सांस्कृतिक भवन में तोड़फोड़ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सांस्कृतिक संगठन छाया नोट भवन पर हमला किया, यहां तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश के सांस्कृतिक भवन से परेशानी है? ये क्या चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल, इन्हें कौन निर्देशित कर रहा है? ऐसी सोच का रिमोट किसके पास है? आपको बता दें कि बांग्लादेश एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन वाले मोड में है। अगले वर्ष वहां आम चुनाव होने हैं। छात्र नेता उस्मान हादी, जिसकी हत्या की गई थी, उस्मान हादी ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी नारेबाजी की, जिससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है, कैसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिशें वहां एक्टिव हो रही हैं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर वाली एक घटना से, जब शेख हसीना की सत्ता गिराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। आज उस्मान हादी के शव को बांग्लादेश लाया गया। कल दोपहर 2 बजे उस्मान हादी का अंतिम संस्कार होगा। कल ढाका यूनिवर्सिटी में उनका शव रखा जाएगा। ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में उस्मान हादी की अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हत्या के बाद जुटी भीड़ और हिंसा ये बता रही है कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। बांग्लादेश में इस हिंसक सीरीज के कई एपिसोड अभी बाकी हैं। आप जानते हैं, ऐसे हालात के बीच बांग्लादेश के सत्ता प्रमुख मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ घंटों की घटनाओं के साथ आप इसे समझिए। एक तरफ बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस सिर्फ चिंता जता रहे हैं, हिंसा और आगजनी की निंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी को लेकर हो रही हिंसा के बीच कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्लेआम भी कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी ने शहीद बताकर लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में मीडिया हाउस पर अटैक हो रहा है, पत्रकारों को बंधक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूनुस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में सांस्कृतिक संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की पुलिस कट्टरपंथियों को काबू करने में विफल हो रही है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस सिर्फ शांति की अपील कर अपनी विफलता का सबूत दे रहे हैं। बांग्लादेश में ये पूरा बवाल उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहा है। जैसे ही ये खबर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पता चली, वैसे ही बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। कट्टरपंथियों के चहेते उस्मान हादी की पहचान एक छात्र नेता की थी, एक ऐसा युवा चेहरा जो लगातार शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहा था। फिर इनकलाब मंच नाम का एक संगठन बनाया गया। फिर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला सबसे बड़ा छात्र नेता बन गया। तख्ता पलट के बाद उसने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगवाने के लिए आंदोलन किया। उस्मान हादी भारत को दुश्मनी की नजर से देखता था। नई दिल्ली के खिलाफ ढाका से जहर उगलता रहता था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए गए थे। अब वो ढाका की एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुका था। उस्मान हादी की मौत के बाद अब इनकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर मिली भगत का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है, जबकि सच यह है कि हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बताया जा रहा है कि ISI ने हादी की हत्या अपने खास मकसद के लिए करवाई है। पहला मकसद ये हो सकता है कि कट्टरपंथी विचारों वाला उस्मान हादी तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, जिससे जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भी परेशान थे और ISI किसी भी कीमत पर जमात को ही सत्ता में लाना चाहती है। ISI का दूसरा और मुख्य मकसद ये भी है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाया जा सके। उस्मान हादी को सत्ता की लड़ाई में यूनुस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था। एक वही था जो उन्हें चुनौती दे सकता था। लिहाजा पाकिस्तान ने हादी की हत्या कराकर यूनुस के रास्ते का कांटा हटा दिया। पाकिस्तान का चौथा मकसद ये भी है कि हादी की हत्या से बांग्लादेश में बवाल इस कदर हो, आवामी लीग को जिम्मेदार बताकर नाराजगी ऐसी बढ़ाई जाए कि शेख हसीना की वापसी न हो पाए।
असल में पाकिस्तान की आईएसआई ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के चुनाव में हादी का संगठन इनकलाब मंच को सत्ता में आने का मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा समर्थन कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को ही है। तो ये भी है कि ताज़ा हिंसा में आईएसआई ने जमात को प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा है। जमात की छात्र विंग और मदरसे को भी आंदोलन से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें प्रदर्शन को लीड करने की बजाय पीछे से माहौल बनाने को कहा गया है, ताकि जमात को चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दूसरी तरफ अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। भारत विरोधी फेक नैरेटिव भी पाकिस्तान से ही प्रसारित हो रहा है। द बर्निंग बांग्लादेश की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठे मुनीर और आईएसआई ने लिखी, ऐसे तो दावे हैं, लेकिन एक धुरंधर स्क्रिप्ट ऐसी भी है जिसने मुनीर और शहबाज को बहुत बेचैन कर दिया है। बॉलीवुड की धुरंधर को बैन करने के बाद मुनीर और शहबाज इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने भरपूर कोशिश की कि फिल्म में दिखाया गया पाकिस्तान का ये सच वहां की आवाम न देखे, लेकिन अब पाकिस्तानियों ने जो किया है उसके बाद गली गली में आसिम मुनीर और आईएसआई की बेइज्जती के पोस्टर छप गए हैं। बैन होने के बावजूद फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तानी आवाम छिप छिप कर इस फिल्म को देख रही है। पाकिस्तान से बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर के लिए कलेक्शन भले ही ना आ रहा हो, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इस वजह से मुनीर और शहबाज की टेंशन का मीटर जोर जोर से भाग रहा है। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंटरनेट पर इस फिल्म को लेकर कड़ी निगरानी रखी, फिर भी वो धुरंधर के तूफान को रोक नहीं पाई। खबर है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 दिन में इस फिल्म को 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। पाकिस्तान में अलग अलग लिंक और प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध रूप से धुरंधर को 20 लाख बार डाउनलोड किया गया और इस तरह धुरंधर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी गई पायरेटेड फिल्म बन गई है। दावा है कि अब बॉलीवुड की धुरंधर पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा देखी गई पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है और ये सब कुछ तब हुआ है जब शहबाज सरकार ने फिल्म को एंटी पाकिस्तानी बताया था और इस पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके पाकिस्तान की आवाम ने न सिर्फ फिल्म धुरंधर को छिप छिप कर देखा, बल्कि इसके फैन भी बनाए गए। धुरंधर को देखने के बाद पाकिस्तान से जो रिएक्शन आए हैं, सबसे पहले मुनीर और शहबाज को उन्हें सुनना चाहिए। पाकिस्तानियों का साफ कहना है कि धुरंधर किसी भी एंगल से एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं है, बल्कि फिल्म में लियारी और कराची के बारे में जो दिखाया गया है वो असली सच है। पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म देखने वाले ये कह रहे हैं कि इसमें उनके मुल्क का इतिहास है और साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोग धुरंधर को खुले दिमाग के साथ देखें, ना कि पूर्वग्रसित होकर। अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की बॉलीवुड वाली बैन स्टोरी के बावजूद कैसे वहां के लोगों ने इस फिल्म को पायरेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर ला दिया है। दावा है कि बॉलीवुड की धुरंधर पाकिस्तान में 20 वर्षों में सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2017 में शाहरुख खान की फिल्म रईस के नाम था। इसके अलावा 2012 में सलमान की फिल्म एक था टाइगर भी पाकिस्तानियों ने छिप छिप कर देखी थी। इसी तरह 2018 में रजनीकांत की 2.0 और इसी साल 2018 में आई फिल्म दंगल ने भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान में हर तरफ सिर्फ धुरंधर की चर्चा है। इस पर भी एक रील आप देखिए। वैसे आज आपको ये भी जानना चाहिए कि निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर से पाकिस्तानी सत्ता इतनी बेचैन क्यों है। असल में धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच दिखाया गया है, जो मुनीर और शहबाज को बहुत चुभ रहा है। फिल्म में 2008 में हुए 26/11 हमले की कहानी है। इससे पाकिस्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि वो सबूतों के बाद भी मुंबई हमले का सच कभी कबूल नहीं करता है। फिल्म में मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकियों की लाइव ऑडियो बातचीत है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि वो आतंकियों के साथ अपने कनेक्शन से इनकार करता रहा है। फिल्म धुरंधर में 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र है और क्योंकि उसका डायरेक्टर मसूद अजहर शहबाज की सत्ता का लाडला बनकर वहां बैठा है, इसीलिए पाकिस्तान धुरंधर से डर रहा है। इसके अलावा फिल्म में 1999 के कांधार हाईजैक का भी दृश्य है, क्योंकि प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के आतंकियों को ही छुड़ाया गया था। इसीलिए ये फिल्म पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। बावजूद इसके चोरी चोरी पाकिस्तान में ये देखी जा रही है और ये फिल्म आवाम को पसंद भी आ रही है। अब एक ऐसी खबर की बात जिसकी तीव्रता राजनीति के रिक्टर पैमाने पर इतनी ज्यादा है कि घटना बिहार में घटी और चर्चा पाकिस्तान में हो रही है।
वहां के डिप्टी पीएम बिहार में घटी इस घटना में पाकिस्तान के लिए वैचारिक घुसपैठ की जमीन तलाश रहे हैं, जबकि भारत में भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। यहां भी कुछ राजनीतिक दल पर इस पर काफी सक्रिय हैं। ये मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार बिहार में सरकारी नौकरी पाने वालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तभी नकाब पहने एक महिला उनके पास नियुक्ति पत्र लेने आई। नीतीश कुमार ने अपने हाथ से उसका नकाब हटाने की कोशिश की और नकाब खींच दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार पर उस मुस्लिम महिला के अपमान का आरोप लगा। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की आलोचना की और माफी की मांग की, तो बीजेपी और एनडीए के दलों ने बचाव में कहा कि नीतीश कुमार उस महिला के पिता की तरह हैं और स्नेह में उन्होंने ऐसा किया। लेकिन धीरे धीरे इस विवाद का रिसाव पूरे भारत में हो गया। कल पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला गया। कैंडल लेकर निकली महिलाएं नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। वो नीतीश कुमार पर पुलिस एक्शन और माफी मांगने की मांग कर रही थी। हालांकि नीतीश कुमार पर राजनीति इतनी गर्म है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने तो पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाएं। अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता, क्योंकि ये डॉक्टर मुस्लिम थी, इसीलिए बीजेपी की प्रतिक्रिया अलग है। जबकि एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद की तीखी आलोचना की, हाथ तक तोड़ने की धमकी दी। आपको बता दें कि संजय निषाद ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ तरहीन बातें कही थी, जिस पर अब नॉन स्टॉप राजनीति हो रही है और नेता खुलकर बयान भी दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र देके जो आप मुसलमान औरतों को आप इतना कमजोर समझते हैं, हम ही आपको सबक सिखाएंगी। अगली बार आपने हमारी माएं या बहनों का हिजाब या नकाब छुआ, यू डू इट एट योर ओन एक्सपेंस। हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा। यार, हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। नीतीश कुमार जी अगर बीमार हैं तो अपना इलाज कराएं, और अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफी मांगे। एक मुख्यमंत्री को ये किसने हक दे दिया कि वो लड़कियों के नकाब को उलट देगा? माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। भारत में तो नकाब कांड पर राजनीति हो ही रही है। नेता ऐसे मुद्दे पर राजनीति करते भी हैं, इसमें नएपन की मात्रा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें मौका दिखा है। पाकिस्तान के डिप्टी सीएम इशाक डार ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान दिया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी घटना पर चिंता जताई। वैसे पाकिस्तान सिर्फ आलोचना ही नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तानी डॉन नीतीश कुमार से माफी मांगने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों से भी इनपुट मिले हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि हिजाब प्रकरण के बाद कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चाय की चर्चा की मनोरम तस्वीर देखते हैं, जो भारत की राजनीति में आजकल कम ही देखने के लिए मिलती है। हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद सत्र आज चाय पर चर्चा के साथ खत्म हो गया। पूरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। प्रदूषण जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई, दोनों तरफ से हंगामा किया गया। सदन में वीबी जीराम जी बिल की कॉपियां फाड़ी गई। संसद परिसर में पोस्टर वाला प्रदर्शन भी हुआ। कुछ सांसद छत पर चढ़ गए और सत्र के खत्म होने से पहले तो स्थिति ये हुई कि टीएमसी सांसदों ने वीबी जीराम जी बिल के खिलाफ रात भर संसद परिसर में धरना दिया। ठंड में पूरी रात वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन सत्र के आखिरी दिन ऑल इज वेल वाली मुद्रा थी। संसद सत्र खत्म होने पर स्पीकर ने चाय पार्टी रखी। इसमें पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस चाय पार्टी की दो तरह की तस्वीर सामने आई। पहली तस्वीर में पीएम मोदी के साथ सोफे पर स्पीकर, दूसरी कुर्सी पर राजनाथ सिंह और उनके बगल में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठे थे। लेकिन जब वीडियो रिलीज किया गया तो सोफे पर पीएम मोदी के साथ स्पीकर तो बैठे थे, दूसरी कुर्सी पर राजनाथ सिंह भी थे, लेकिन किरण रिजिजू की कुर्सी पर प्रियंका गांधी बैठी थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण कांग्रेस की नुमाइंदगी प्रियंका गांधी ने की। तस्वीरों और वीडियो से ये दिख रहा था कि नेताओं की चाय पार्टी में माहौल काफी खुशनुमा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच वायनाड को लेकर सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बात पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराते रहे। प्रियंका ने कहा कि वो वायनाड का एक हर्ब खाती हैं जिससे उन्हें एलर्जी नहीं होती। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के हाल की विदेश यात्रा के बारे में पूछा कि ये कैसी रही, जिस पर पीएम ने कहा कि यात्रा बहुत अच्छी रही। इस बातचीत के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री से नए संसद भवन में एक समर्पित हॉल की उनकी मांग पर विचार करने का आग्रह किया। कई सदस्यों ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि सत्र काफी उपयोगी रहा। साथ ही ये जोड़ा कि इसे और आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि देर रात कानून पारित करना आदर्श नहीं माना जाता। हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहा गया कि सत्र संक्षिप्त इसलिए रहा क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन में लगा हुआ था और इस पर प्रधानमंत्री ने मजाकिया तौर पर कहा कि वो उनकी आवाजों पर जोर नहीं डालना चाहते थे। वैसे संसद के इस शीतकालीन सत्र में काम की बात करें तो लोकसभा में 111% और राज्यसभा में 121% काम हुआ। लोकसभा में 15 बैठकें हुई जो 92 घंटे 25 मिनट तक चली। कुल 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और सदन ने 8 सरकारी विधेयकों को मंजूरी भी दी। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेने के लिए लाया गया। विकसित भारत जीराम जी विधेयक 2025 सबसे अहम रहा, जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये बिल पास हो गया। दिल्ली में संसद का सत्र खत्म हो गया, लेकिन यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से ही शुरुआत हुई। वैसे तो ये शीतकालीन सत्र है, लेकिन पहले ही दिन इसके गर्म होने के संकेत मिल गए। समाजवादी पार्टी सत्र में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाने वाली है, जिसका संकेत देने के लिए शिकोहाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा कोडीन कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग की। उनका सवाल ये था कि आखिर कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं वाराणसी से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर कफ सिरप की शीशी के कटआउट को लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले कालीन भैया सुनते थे, अब कोडीन भैया आ गए हैं, जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का हमला इतने पर नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। इस राजनीतिक वाक युद्ध में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कोडीन कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। अखिलेश यादव ने इसका भी जवाब दिया और लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मामला राजनीतिक गर्मी से शुरू हुआ है और भरपूर गर्मी दिखाई दे रही है। पूरे मामले में भी हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को
एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। उच्च स्तरीय जांच की जाएगी तो भाजपा से संबंधित बड़े बड़े माफिया उसमें आएंगे। अब ये कहना कि समाजवादी पार्टी में माफिया है, अब ये गलत है, ये गलत आरोप है। जब सब माफिया हैं तो सरकार क्यों नहीं पकड़ती है? सरकार उनकी जिम्मेदारी है, तो सरकार अपनी अकर्मण्यता के नाते अपने आदमियों को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे। आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी अपने स्वजातियों माफिया को बचाना चाह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी उनको और कुछ मिला नहीं, केवल अपने स्वजाति के होने के नाते कोविड के इस मामले में, कोडिन के इस मामले में वो बचाना चाह रहे हैं अपने। ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कप सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके साथ फोटो होते हैं ये गारंटी नहीं होते कि किसी के साथ फोटो है कि वो कल जाके क्या काम कर दे। तो अगर वो मानते हैं कि इसके तार हमसे जुड़े हुए, समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें किसने रोका है? उन्हें जांच करानी चाहिए, यही विपक्ष मांग कर रहा है। सत्ता में अब चर्चा यूपी पुलिस के उस सैल्यूट की जिस पर सियासी कलेश हो रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने यह सैल्यूट संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कथावाचक को किया है। जिन कथावाचक को यह विशेष प्रोटोकॉल मिला उनका नाम है पुंडरीक गोस्वामी, जो पिछले महीने बहराइच के पुलिस परेड ग्राउंड में भागवत कथा करने पहुंचे थे। अब एक महीने बाद सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई जिसने पूरे विवाद को एक नया फील दे दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी सफेद एसयूवी से उतरते हैं। सभी पुलिसकर्मी सावधान मुद्रा में खड़े हैं। एसपी राम नयन सिंह खुद उनका स्वागत करते हैं। रेड कार्पेट बिछाया जाता है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी परेड आयोजित होती है। यानी सब कुछ वैसे हुआ जैसे किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के स्वागत के लिए होता है। पुंडरीक गोस्वामी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई। अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने कहा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस मामले पर विवाद बढ़ा तो पुलिस महकमा भी एक्शन में आया। राज्य के डीजीपी ने एसपी से जवाब मांगा। बहराइच पुलिस ने इस पर सफाई दी है। कहा है कि पुलिस कर्मियों में तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए योग, ध्यान और काउंसलिंग करवाई जाती है। इसी के तहत आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। उनके व्याख्यान से पुलिस वालों का तनाव कम भी हुआ। हालांकि इस सफाई में इस बात का जिक्र नहीं है कि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया। कथावाचक जो है योगी आदित्यनाथ की विलासिता भरे जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। इनको हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से कोई वास्ता नहीं रह गया। ये अब इन वास्तों से विरक्त होकर के एक लेविश लाइफ जीना चाहते हैं, जो एक आभामंडल और एक प्रभाव भरी जिंदगी जी करके दुनिया में एक अपना आधिपत्य दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पुलिस कप्तान महोदय से पूछिए, जिन्होंने रेड कारपेट बिछाया, उस कथावाचक को इस तरह का प्रोटोकॉल मुहैया कराया। अरे कम से कम चोरों उचक्कों को पकड़ते या बलात्कारियों को पकड़ते, डकैतों को पकड़ते, आखिर ये सब काम तो आप कर नहीं पा रहे। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनमर्जी से नहीं चलता, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के मनमर्जी से और उनको खुश करने के लिए कथावाचकों के कदमों में भी